एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो आज ये जो वीडियो है मेरी, ये GE 205 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें ये जो डिपार्टमेंटल नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं GE 205 के, उसके अंदर से हम इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स जो है ना, जस्ट उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे कि क्या आपके कंटेंट्स बनते हैं कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग, और क्या क्या चीज़ें जो है ना, क्या क्या क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अब ये इसका व्यू देख के आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने मोबाइल व्यू किया हुआ है, तो आपके डेस्कटॉप पे जो है वो चेंज नोट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये ग्रीन कलर के नोट्स हैं, अ गाइड टू एक्सपोजिटरी राइटिंग इंस्ट्रक्शन GE 205। ये अगर आप कंप्लीट पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपको जो है ना वो पेपर आपका इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले इंट्रोडक्शन है सारे का सारा कि क्या इसका पर्पस है राइटिंग का, फिर कंटेंट्स हैं, और उसके बाद ये है इसका मोबाइल व्यू करते हैं ये। अच्छा, ये इसके अंदर सबसे पहले एक्सपोजिटरी राइटिंग है। एक्सपोजिटरी राइटिंग ऐसा जॉनरा है राइटिंग का जिसके अंदर आप जस्ट इन्फॉर्म करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को इन ए पार्टिकुलर वे। ठीक है, रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आप जो है वो परसीव करते हैं चीज़ों को। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपने सारे ये कंटेंट्स पढ़ लेने हैं। इसके अंदर क्लैरिटी, ऑब्जेक्टिव टोन, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, थीसिस स्टेटमेंट, एविडेंस, एग्जांपल्स, ट्रांजिशंस, वैरायटी इन सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऑडियंस कंसिडरेशन, टेक्स्ट बुक्स, रिसर्च पेपर्स, न्यू आर्टिकल्स, हाउ टू गाइड्स एंड रिपोर्ट्स। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने राइट अप करते हुए ना अपना अपना राइटिंग का ड्राफ्ट बनाते हुए अपने माइंड में रखनी होती हैं। ठीक है, ये सारी आपकी रिवाइज होंगी। उसके बाद ये टॉपिक है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन के अंदर कि आपने कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी है। ठीक है, आपने अपने आइडियाज़ जो है ना वो एक्सप्रेस करने हैं, तो आप किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, इसका जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइटिंग प्रोसेस। ठीक है, कि एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ थ्रू राइटिंग, रिटन एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना उसके थ्रू सबसे बेस्ट आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है कि आप किस तरह के आइडिया सोचते हैं, क्या आपकी फीलिंग्स है किसी भी आइडिया को लेके। तो आप देखेंगे कि ओरली अगर आपका दोस्त आपको कोई मशवरा दे रहा है, हो सकता है आप उसको भुला दें या उस पर अमल ना करें, लेकिन वही बात अगर किसी किताब में आप लिखी हुई पढ़ेंगे तो आप उसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे। आप कहेंगे वाकई ये कोई ऑथेंटिक बात है और इस पर मुझे अमल करना चाहिए। तो जो लिखी हुई बात होती है ना वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। अच्छा जी, इसके बाद जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन के अंदर राइटिंग का प्रोसेस आप एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से आपको जो है ना वो राइट अप करना चाहिए। अपना जो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो किस तरह से आपने राइट अप करने हैं। तो आपका जो ड्राफ्ट है ना वो बिल्कुल सीक्वेंस होना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। जो भी बातें आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो बिल्कुल आपके ड्राफ्ट के अंदर ना एक्सप्लेन होनी चाहिए एक सीक्वेंस आइडियाज़ में। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको एक राइटिंग का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। कोई भी आप पीस ऑफ राइटिंग उठा लेना, उसका सेम ही पैटर्न होगा। उसके अंदर इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगी और कंक्लूजन होगा, ऐसे राइटिंग में भी। अच्छा, अब ये देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, जैसे आपको मिड टर्म में आया था, ऐसे राइटिंग आया था, तो उस तरह से आपको फाइनल पेपर के अंदर याद रखें कि आपका ये जो टॉपिक है ना, ये बेसिकली आपने एस्से राइटिंग नहीं पढ़ा, आपने राइटिंग के अंदर एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर एक्सपोजिटरी एसेस पढ़े हैं। तो आपको बेसिकली जो राइटिंग से रिलेटेड टॉपिक है ना वो आएगा। अब जैसे इसमें आपको डिटेल्ड आउटलाइन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि राइटिंग किस तरह से करनी है, डिटेल्ड आउटलाइन किस तरह से बनाते हैं राइटिंग प्रोसेस के अंदर। इस तरह से आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, या आपसे एग्जांपल भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि आप जो है ऐसे कि हमें डिटेल्ड आउटलाइन बना के दिखाएं। तो उसमें बस आप ये ऊपर थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है राइटिंग, और राइटिंग प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद जो है डायरेक्ट आप स्टेप्स ऑफ राइटिंग जो है ना वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे प्री राइटिंग। ठीक है, ये सारे स्टेप्स हैं राइटिंग के। अच्छा, ये यहाँ पर जो है ना सीक्वेंस, जो भी आपके आइडियाज़ होते हैं रिसर्च के बाद जो आप राइट अप करते हैं उसके सारे स्टेप्स हैं। तो जो आपके टीचर ने लिखवाए हुए हैं आपको, आप वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, राइटिंग का सबसे पहला स्टेप है प्री राइटिंग, जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट इसके सब स्टेप्स हैं। पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग, दूसरा है फ्री राइटिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि लेट द आइडियाज फ्रीली कम टू योर माइंड, जनरेट आइडियाज रिलेटेड टू योर टॉपिक। और फिर जब आप उनको जॉट डाउन करते हैं, यू राइट दोज आइडियाज ऑन द नोटबुक विदाउट केयरिंग अबाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तो वो है फ्री राइटिंग।
अब उसमें आपके माइंड में जो भी आ रहा होता है आप बस लिखते जाते हैं। जैसे कि एजुकेशन एक टॉपिक है ना, तो आप उसके मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। अब आपके माइंड में आ रहा है प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम, आप लिखते जा रहे हैं। अब ये नहीं सोच रहे कि पहले कौन सा आइडिया लिखना चाहिए, बाद में कौन सा आइडिया लिखना चाहिए। तो आप इस तरह से लिखते जा रहे हैं। फिर आप गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में लिखते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, फिर उनके टीचर्स के बारे में, फिर फैसिलिटीज़ के बारे में। इस तरह से बस आप लिखते जाएंगे। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग और फ्री राइटिंग है। तो उसके बाद यहाँ तक जो है ना, मतलब प्री राइटिंग का ये पहला स्टेप है। उसके बाद जब आपने अपने माइंड के सारे आइडियाज़ लिख लिए होते हैं ना, तो उसके बाद आप करते हैं रिसर्च। रिसर्च आपने कैसे करनी होती है कि आप क्या करते हैं, आप जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में। ज़रूरी नहीं है लाइब्रेरी, जो भी नियरली अथेंटिक सोर्स है ना रिटन में, आप वहाँ पर जाते हैं सबसे पहले। तो लाइब्रेरी मोस्ट अथेंटिक सोर्स है, आप वहाँ पर जाते हैं। आप क्या करते हैं, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग से जो है ना वो किताबें सॉर्ट आउट करते हैं। किताबें कौन सी के जो भी आपके रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। आपने पहले डिसाइड करना होता है आपका रिसर्च टॉपिक क्या है। उस रिसर्च टॉपिक भी बनाने से पहले ना आपने जिस एरिया के ऊपर काम करना होता है वो डिसाइड करते हैं और डीलिमिट करते हैं अपने टॉपिक को, कि आप फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक्स ले लें। आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के अंदर हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे काम करेंगे। अब आप लाइब्रेरी जाएंगे ना, तो सारे की सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स तो वहाँ पर अवेलेबल होती है, लेकिन सारी की सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आप नहीं उठाएंगे। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ब्रांच है ना, जिसके अंदर आप स्टडी कर रहे हैं अपने टॉपिक के ऊपर, सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो आप स्किमिंग करेंगे उन सब की, और स्कैन करके वो बुक्स निकालेंगे। फिर उसमें से सारी की सारी बुक्स तो आप उठा के घर नहीं ले जा सकते। तो फिर आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे वो चैप्टर्स जो कि मोस्ट रेलिवेंट हैं आपके टॉपिक से, जिनको बाद में आप थॉरोली पढ़ लेंगे। तो इस तरह से आप जो है ना स्किमिंग एंड स्कैनिंग के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, अपने रिसोर्सेज गैदर करते हैं। और उसके बाद जब आपका लाइब्रेरी का काम कंप्लीट हो जाता है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग कंप्लीट हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो है ना आप इंटरव्यूज़ और सर्वेज, एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर अपने जो है ना इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आपका रिसर्च टॉपिक जो है फिर आप डिसाइड करते हैं अपने सुपरवाइज़र के साथ डिस्कस करके। याद रखेंगे, बेटर बिगन इज़ द हाफ डन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाने से पहले, वो होता है आपका रिसर्च क्वेश्चन। उसके बाद आपने आउटलाइन पर आना होता है। अब ये वाली आउटलाइन जो है ना, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग से डिफरेंट है। यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग वो होती थी जो आप कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पर भी करते थे। तो इसमें आउटलाइन में क्या करनी है कि आपने सीक्वेंस देना है अपने आइडियाज़ को। जैसे एजुकेशन का टॉपिक लिया था ना आपने अगर, तो आपने पहले ये देखना है कि पहले मैंने कौन सा पॉइंट है वो पहले लिखना है, फिर कौन सा पॉइंट बाद में लिखना है। जैसे आप प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, या गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है, तो आप उसको इंट्रोडक्शन में लिख लेंगे। ठीक है, फिर वन बाय वन उनकी डिस्कशन करेंगे। फैसिलिटीज़ जो है वो इसकी बॉडी के अंदर लिख लेंगे, और फिर सारी डिटेल्स एंटर करेंगे, और एंड पे आप कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट आपका पहले आना चाहिए, ये सारे का सारा आउटलाइन सीक्वेंस आउटलाइन बनाते हैं, जिसके अंदर आप ऑर्गेनाइज करते हैं अपने थॉट्स को और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने ऐसे का। ठीक है, ये सीक्वेंस आउटलाइन होती है, और ये बहुत ही डिटेल होती है आउटलाइन। न्यूमरल्स इसको देते हैं। जो मेजर थीसिस स्टेटमेंट होते हैं उनको रोमन न्यूमरल्स देते हैं। सब थीसिस स्टेटमेंट को आप देते हैं अरेबिक, वो कैपिटल ABC, और इसके भी सब पॉइंट्स होंगे तो उनको आप देंगे अरेबिक न्यूमरल्स, एंड लाइकवाइज जो है ना चलता जाएगा। फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग, ये जो आप एक रफ ड्राफ्ट बनाएंगे अपनी आउटलाइन को देख के, एक रफ ड्राफ्ट बनाएंगे, और उसके अंदर एडिटिंग वगैरह और रिवीजन वगैरह अलाउड है। अब चूंकि पहले तो जो राइटअप होता था वो रिटन में होता था ना, तो इस तरह से वो ड्राफ्ट बाद में लिखते थे, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था। अब तो ये क्या कहते हैं, रिसर्च बेस में आप क्या करते हैं, वर्ड के ऊपर अपना मटेरियल को लिखते जाते हैं और बाद में एडिटिंग कर लेते हैं, तो वो आसान है। लेकिन आपको जो है ना पहले अपना एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, और सीक्वेंस में आप डिसाइड करते हैं इंट्रोडक्शन में कौन सा, जैसे चैप्टर्स होते हैं ना आपके थीसिस के, इंट्रोडक्शन होता है, रिसर्च ये लिटरेचर रिव्यू होता है, फिर रिसर्च मेथडोलॉजी होता है। तो आप देखते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है वो मैंने किस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करना है। फिर जब आपका ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाता है, डिस्कशन करते हैं आप अपने सुपरवाइज़र के साथ, फिर उसकी ना रिवीजन करते हैं एक दफ़ा। अब रिवीजन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप रिव्यू करते हैं और अपने ड्राफ्ट को और डिफ़ाइन करते हैं, उसकी क्लैरिटी और कोहेरेंस जो है ना वो चेक करते हैं कि वो
मेंटेन है या नहीं, यानी कि एक सेंटेंस का ताल्लुक दूसरे सेंटेंस से बन रहा है और सारे के सारे जो पैराग्राफ्स हैं वो मेन थीसिस स्टेटमेंट को की तरफ रेफ़र कर रहे हैं या नहीं। फिर उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं और ओवरऑल जो है ना उसकी इफेक्टिवनेस आप चेक करते हैं। उसके बाद उसकी एडिटिंग करते हैं, जहाँ जहाँ आपको लगता है ना कि मुझे एडिट करना चाहिए, जैसे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं, पंक्चुएशन और स्पेलिंग, इवन के हेडर एंड फुटर भी जो है ना आपने देखना होता है। ये हर साल जो HEC जो है वो इशू करती है ना एडिशन, जो स्टाइल्स आपने फॉलो करने होते हैं थीसिस में, वो HEC डिसाइड करती है कि ये वाले फॉलो करेंगे। स्टूडेंट साइंस के स्टूडेंट का अलग वो जनरेट करते हैं, लिटरेचर ये जो दूसरी साइंसेस वालों का अलग जनरेट करते हैं। तो आपका सुपरवाइज़र आपको बताता है कि कौन सा वॉल्यूम आपने फॉलो करना है जो HEC ने आपको सजेस्ट किया है। तो अपने सुपरवाइज़र के अकॉर्डिंग जो है वो आप पैटर्न फॉलो करते हैं सारे का सारा। उसके बाद जो है एडिटिंग के बाद जो है आप प्रूफ रीडिंग करते हैं एक दफ़ा, और प्रूफ रीडिंग के अंदर आप देखते हैं कि अगर कोई मतलब एरर फ्री आपका है ना, ये ड्राफ्ट फाइनल ड्राफ्ट जो है वो रिव्यू करने के बाद एरर फ्री है, कोई भी इसके अंदर मिस्टेक नहीं आ रही, जो आइडिया आप कन्वे करना चाहते थे वो कन्वे हो चुका है, तो ये फिर आपका फाइनल ड्राफ्ट है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना फॉर्मेटिंग एंड ये लास्ट पढ़ ले, पे अटेंशन टू द फॉर्मेटिंग एंड साइटेशन रिक्वायरमेंट। साइटेशन जो है ये आपको मतलब जब आप रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ेंगे तो ये उसके अंदर आप पढ़ते हैं उन चैप्टर्स के अंदर। अच्छा जी, नंबर 3 है स्टेप्स ऑफ एसे राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग द असाइनमेंट, चूजिंग अ टॉपिक, थीसिस स्टेटमेंट, रिसर्च एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, पैराग्राफ्स, ट्रांजिशंस, कंक्लूजन्स, ये सेम ही है, रिवीजन एंड एडिटिंग एंड फाइनल रिव्यू। अच्छा, जब आप अपना ऐसे लिखते हैं ना ऑन द स्पॉट, तो आप क्या करते हैं कि ऐसे राइटिंग में आप कुछ स्टेप्स ओमिट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि आपको जो असाइनमेंट मिली है ना, एजुकेशन मिली है, तो उसमें आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसकी थीसिस स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद जो है आप कुछ स्टेप्स स्किप कर देते हैं। जैसे कि आप रिसर्च आप सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, फ्री राइटिंग करते हैं, और फिर रिसर्च वगैरह जो है वो आप स्किप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आउटलाइन बनाते हैं, सेम ही है, बॉडी पैराग्राफ्स बनाते हैं, ट्रांजिशंस, कंक्लूजन्स, ठीक है, और फाइनल रिव्यू देते हैं। तो ये था आपका राइटिंग का प्रोसेस। तो अगर आपको टॉपिक ये आ जाए कि भाई राइटिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करें और किस तरह से आप एक्सपोजिटरी राइटिंग कर सकते हैं, तो ये सारे आपने स्टेप्स लिखने हैं और एक छोटी सी आपने आउटलाइन बना के दे देनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर एटलीस्ट 20 आइडियाज़ होने चाहिए, 20 to 30 आइडियाज़ जो है ना वो होने चाहिए, क्योंकि 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा फर्स्ट। तो जो न्यूमरल्स वाली आउटलाइन है उसमें अंदर 30 आइडियाज़ होने चाहिए, और अलॉन्ग विद ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा स्टेप्स ऑफ राइटिंग। ठीक है, स्टेप्स ऑफ राइटिंग यहाँ तक भी बहुत हैं। देखिए, प्री राइटिंग है नंबर 1, और यहाँ से लेके प्रूफ रीडिंग यहाँ तक। ठीक है, फिर स्टेप्स ऑफ ऐसे राइटिंग, इसके आगे अब ये जो आपका ड्राफ्ट बनेगा ना, ये देखिए प्रूफ रीडिंग के बाद जो आपका ड्राफ्ट रखेगा बनेगा, ये उसके स्टेप्स हैं। जब ये तब होता है कि जब सारे का सारा नॉलेज ऑलरेडी आपके माइंड में है और आपने बस अपना ड्राफ्ट फाइनल देना है, तो ये उसके स्टेप्स हैं। ठीक है, ये फाइनल जब आप थीसिस लिख रहे होते हैं। तो बाकी जो कंटेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।